नमस्कार। सोचिए भारत की एक जेल में भेजा गया एक निजी खत न्यूयॉर्क शहर में हलचल मचा दे। आज हम एक ऐसे ही खत की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा संदेश जिसने एक लोकल कानूनी लड़ाई को सीधे इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचा दिया। ये कहानी एक जेल में बंद एक्टिविस्ट और दुनिया के सबसे ताकतवर मेयर्स में से एक के बीच के कनेक्शन को भी उजागर करती है। ये शब्द न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान मामदानी के हैं, जो उन्होंने एक्टिविस्ट उमर खालिद को लिखे हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल मैसेज है जो जेल की दीवारों और देशों की सीमाओं को पार कर गया। और ये सुनते ही कुछ सवाल मन में आते हैं, आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? और अमेरिका का एक मेयर भारत की जेल में बंद किसी शख्स को खत क्यों लिखेगा? तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ये चिट्ठी आई कहाँ से और इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं? देखिए, ये कोई मामूली खत नहीं है। ये अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर की तरफ से है और उस एक्टिविस्ट के लिए है जो 2020 से भारत की एक जेल में बंद है। न्यूयॉर्क से दिल्ली तक के इस एक कनेक्शन ने इस मामले को एक राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई से निकालकर एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बना दिया है। इस खत के पीछे की कहानी में कई लोग जुड़े हुए हैं। ज़ोहरान मामदानी ने यह खत तब लिखा जब उनकी मुलाकात अमेरिका में उमर खालिद के माता-पिता से हुई, लेकिन ये उमर की पार्टनर बंजोत्सना लाहिरी थीं जिन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस तरह ये प्राइवेट मैसेज दुनिया के सामने एक पब्लिक स्टेटमेंट बन गया। अब इन सब बातों से एक सवाल तो उठता ही है, आखिर ये उमर खालिद हैं कौन और वो जेल में क्यों हैं? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, जो आरोप लगे हैं उनके मुताबिक उमर खालिद के भाषणों ने हिंसा को भड़काया। अधिकारियों का दावा है कि उनके शब्दों ने सीधे तौर पर लोगों को दिल्ली दंगों के लिए उकसाया और यही उनकी गिरफ्तारी की वजह बना और उन्हें लगभग 5 साल से प्री ट्रायल डिटेंशन में रखा गया है। अब इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है करीब 5 साल जेल में बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी अपराध में दोषी ठहराए गए, बिना फैसले के हिरासत की ये लंबी अवधि ही है जिसने इतना ध्यान खींचा है। तो उमर खालिद की इतनी लंबी हिरासत के पीछे का कानूनी ढांचा क्या है? इसे समझने के लिए हमें यूएपीए नाम के एक कानून को जानना होगा। ये टाइमलाइन एक बहुत लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई दिखाती है। 2020 में गिरफ्तारी के बाद से जमानत के लिए उनकी कई अर्जियां खारिज की गईं और अब इतने सालों बाद उनकी किस्मत देश की सर्वोच्च अदालत के हाथों में है, जो उनकी जमानत पर आखिरी फैसला सुनाएगी। तो इतने लंबे समय तक जेल में रहने की वजह है वो कानून जिसके तहत उन पर केस चल रहा है, यूएपीए। ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के तहत जमानत मिलना असाधारण रूप से मुश्किल हो जाता है, जिससे आरोपी के लिए बाहर आना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर कि कैसे भारत का एक कानूनी मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। मेयर मामदानी का खत असल में कोई अकेली आवाज नहीं थी। ये तो बस एक बड़ी गूंज का हिस्सा था जो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी, जिसमें विश्व राजनीति की कुछ सबसे शक्तिशाली आवाजें शामिल हैं जो सभी भारत में चल रहे इस एक मामले पर ध्यान खींच रही हैं। न्यूयॉर्क के मेयर तो थे ही, उनके अलावा कई अमेरिकी सेनेटर्स और कांग्रेस के सदस्यों ने भी इस पर अपनी चिंता जताई है। ये दिखाता है कि इस मामले ने अमेरिकी सरकार के टॉप लेवल्स का ध्यान खींचा है, जिससे ये मानवाधिकार के मुद्दे से बढ़कर एक कूटनीतिक मामला भी बन सकता है। इन अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ों की चिंता का जो सार है वो इस एक बयान में छिपा है। अमेरिकी सांसदों के लिए ये सिर्फ एक व्यक्ति की हिरासत का मामला नहीं है। ये ड्यू प्रोसेस यानी निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया और मानवाधिकारों के उन बुनियादी सिद्धांतों का सवाल है जिन्हें वो मानते हैं कि यहाँ तोड़ा जा रहा है। हाँ, इन अलग अलग आवाज़ों में थोड़ा फर्क भी है। जहाँ कुछ अमेरिकी सांसद सीधे सीधे उमर खालिद के केस को मानवाधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं, वहीं कांग्रेसी जेम्स मैकगवन ने एक थोड़ी बड़ी चिंता जताई है। उनकी चिंता दिल्ली दंगों से जुड़े कई और मामलों को लेकर भी है, जिनमें लोग बिना ट्रायल के लंबे समय से जेल में हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? आगे क्या होने वाला है? चलिए देखते हैं। फिलहाल मामला एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उनका फैसला जो भी होगा वो न सिर्फ उमर खालिद का भविष्य तय करेगा, बल्कि शायद ऐसे कई और मामलों के लिए एक नज़ीर भी बन सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर कैसे कोई एक स्थानीय लोकल कानूनी मामला एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है? क्या होता है जब किसी एक व्यक्ति का केस देश की सीमाओं को लांघकर न्याय और मानवाधिकारों पर एक ग्लोबल बहस का हिस्सा बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।